आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, फंक्शंस एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बोथ इन ब्रीफ। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करें, और उसके अलावा जो है कुछ रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कुछ काफ़ी हम पीड्स में रेस्पिरेटरी डिसीज का जिक्र करके आए हैं, काफ़ी हम डिस्कस करके आए हैं जब हम पास्ट पेपर एनालिसिस कर रहे थे उसमें। तो अब से आज से हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे सिस्टम है, बॉडी सिस्टम्स एट, हम उनको कवर करें, उनके साथ जितनी डिजीज एबनॉर्मलिटीज टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी डिस्कस करते चले। देन जैसे ही ये ख़त्म होंगे तो उसके बाद हम पास्ट पेपर 2023 वाला जो है उसको एनालाइज करेंगे, और आप उसको पहले मैं आप लोगों को वो दूंगा कि आप सॉल्व करें एज अ मॉक टेस्ट की तरह। देन हम उस पर डिस्कस करेंगे और हम असेस करेंगे कि उसमें आप लोगों की लेवल अप कितनी बन चुकी है। देन हमारे पास इंग्लिश के कुछ क्लासेस होंगे, वो भी हम ट्राई करेंगे। तो आज का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऑलमोस्ट आप लोगों का पढ़ा हुआ है सिस्टम्स। हम इसको रिफ्रेशर के तौर पे थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, और दोनों क्लास मैंने मिक्स किए हैं, आज दो क्लास का था, मगर सिस्टम जो है सबके पढ़े हुए हैं तो हम उसको डीप नहीं जाएंगे। कोशिश करेंगे दोनों क्लास एक ही क्लास में हम कवर अप कर सकें। रेस्पिरेटरी सिस्टम के फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें जो है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हमारा स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज एंड माउथ से लेकर लंग्स तक। तो उसमें जो है साइनस, फ्रंटल साइनस, और स्पाइन स्फेनॉइडल साइनस, नेजल कैविटी, नोज, बक्कल कैविटी, माउथ। उसके बाद जो है फेरेंक्स, फेरेंक्स से लेरेंक्स, लेरेंक्स से ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद जो है ब्रोंका, ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्योल। ब्रोंक्योल के बाद जो है ब्रोंक्योल जब डिवाइड होते हैं तो लंग पेरेन्काइमा, लंग पेरेन्काइमा में अल्व्यूलाए, अल्व्यूलर से आ जाते हैं। लेफ्ट लंग, राइट लंग, और लेफ्ट लंग जो है उसके टू लोब्स, और राइट लंग्स के थ्री लोब्स होते हैं, और उनके नीचे लास्ट में जो कैविटी, चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है चीज, उसे कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम एक झिल्ली है, एक पर्दा है, एक मेम्ब्रेन है जो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। चेस्ट कैविटी में हमारे पास क्या होता है, लंग्स और हार्ट। बाकी जो विजरा है वो सारे हमारे कहाँ पे आ जाते हैं, एब्डोमिन में। सो नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक नेटवर्क है ऑर्गन और टिश्यूज का, जो काम करता है, हेल्प करता है ब्रीथिंग में। इसको आप एयर वे भी कह सकते हैं। लंग, ब्लड वेसल एंड विंड पाइप, जो सांस का जो रास्ता है, उसको मिला के हम क्या कहेंगे, सिस्टम कौन सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसके अलावा पावरफुल मसल्स होती हैं हमारी, इंटरकोस्टल मसल है, डायफ्रामेट, डायफ्राम है, वो हेल्प करती हैं इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में। रिब केज का रोल है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। और ये सारा जो सिस्टम है, मैकेनिज्म, वेंट पाइप मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स, ब्लड वेसल, मसल, रिब केज, डायफ्राम, सबकी जो इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारे पास क्या होता है, रेस्पिरेशन होती है। और वो रेस्पिरेशन के अंदर फिर डिवीजन होती है, इंस्पायरेशन टेकिंग एयर इन, एंड एक्सपायरेशन एयर आउट। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, अगर हम नेजल से स्टार्ट करें तो नेजल हमारे क्या करते हैं, उस एयर को एक तो क्लीन करते हैं। नोज के अंदर जो म्यूकस है, जो सिक्रेशंस हैं, जो हेयर्स हैं, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी जो है एयर जो हम इन इन करते हैं उसको क्लीन करने में, एज अ फिल्टर का काम करते हैं। और उसके अलावा क्या क्या काम करते हैं, नेजल म्यूकोजा जो है, अगर कोई पैथोजन कोई हो तो उससे वो उसको क्लीन भी करेगी, देन एयर को वार्म करेगी एज पर बॉडी टेम्परेचर। वेट भी करेगी, अगर ड्राई होगी एयर जो हम ले रहे हैं एनवायरनमेंट में, ड्राई एयर है तो उसको वेट करेगी। देन उसके अलावा, ब्रीथिंग के अलावा हम जो बात करते हैं वो भी स्पीकिंग में रोल है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसके अलावा स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल जो है,
सूंघने का जो अमल है वो भी हमारे इसी ही सिस्टम से रिलेटेड, क्योंकि नोज से हमें पता चलता है। एयर वार्म होती है, एयर का टेम्परेचर मेंटेन होता है, ह्यूमिडिफाई होती है जैसे मैंने बताया। डिलीवर ऑक्सीजन टू सेल्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन डिलीवर करती है। अगर ऑक्सीजन ना पहुंचे सेलुलर लेवल तक तो फिर ऑक्सीडेशन का अमल नहीं होगा और सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली डेड हो जाएंगे हमारे सेल। देन रिमूव वेस्ट गैसेस। वेस्ट गैसेस में कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है मोस्टली, जो एक्सहेल करते हैं। और हार्मफुल जो इरिटेंट हैं, जो पैथोजन है, जो पोलन है, जो स्मोक और स्मोग है, उसको हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है लंग तक नहीं पहुंचने देता और बॉडी को उससे महफूज रखता है। अब हम देखें जैसे नोज, माउथ। अब ये कुछ इसमें चीजें जो है, चार मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। थ्रोट को फेरेंक्स को कहते हैं थ्रोट। फेरेंक्स इज नोन एज थ्रोट। और लेरेंक्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स। अगर क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज वॉइस बॉक्स, तो आप क्या करेंगे, लेरिंग्स। अगर आर्गन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर्गन नोन एज द थ्रोट, द फेरिंग्स। विंड पाइप किसे कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं ट्रेकिया को। ट्रेकिया को कहते हैं विंड पाइप। लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया, और ट्रेकिया को क्या कहते हैं, विंड पाइप। वॉइस बॉक्स, लेरिंग्स। एयरवेज, ब्रोंकाई। ब्रोंकाइज को क्या कहते हैं? ब्रोंकाइज को एयर वेज कहते हैं। देन लंग्स, लंग्स के अंदर लंग पेरेन्काइमा। लंग पेरेन्काइमा में क्या क्या आता है? अल्वुलाई, अल्वुलर सेक, और गैसेस एक्सचेंज भी वहां पे होती है, क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो भी वहां पे होता है। अब थोड़ा हम जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो पार्ट हैं उनको अगर थोड़ा हम एलाबोरेट कर दें, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज मेनी डिफरेंट पार्ट्स टुगेदर टू वर्क, हेल्प टू ब्रीथ, एंड ईच ग्रुप पार्ट्स आर सेपरेट कंपोनेंट। जैसे हम बात करेंगे माउथ एंड नोज, तो माउथ एंड नोज से हमने क्या देखा कि माउथ से भी हम सांस लेते हैं, उससे भी रेस्पिरेशन होती है, और नोज से भी होती है, मगर जो मेनली पार्ट है वो नोज है। माउथ को हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी, और नोज को क्या कहते हैं, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी इसलिए कहते हैं कि जहां से होल हो, वहां पे कोई स्पेस हो जिस ऑर्गन्स के अंदर, तो उनको कहते हैं कैविटी। इसलिए माउथ को बक्कल और बक्कल कैविटी कहा जाता है। देन साइनसेस। साइनसेस में हमने देखा कि हमारे जो है मेनली जो टू साइनसेस हैं, उसके अलावा हमारे फोर प्लस साइनसेस हैं, मगर मेन जब जिनकी हम स्टडी करते हैं इसमें फ्रंटल साइनसेस एंड स्फेनाइडल साइनसेस। तो उनकी साइनसेस क्या करते हैं, वहां पे एयर प्रेशर को मेंटेन करवाते हैं। एयर प्रेशर को मेंटेन करने के बाद हमारी पोजीशन को मेंटेन करते हैं। अगर साइनोसाइटिस हो जाता है, द इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस, साइनोसाइटिस, उसकी वजह से सीवियर हेडेक होता है, और हेड जो है वो हैवी होता है। कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। देन फेरेंक्स है। फेरेंक्स को जैसे हम थ्रोट कर रहे थे, तो फेरेंक्स में ड्यूअल है। फेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स और ओरोफेरेंक्स। नेजोफेरेंक्स जो नेजल की साइड से, और ओरोफेरेंक्स जो माउथ से डायरेक्टली अटैच है। तो फेरेंक्स की टू टाइप्स, नेजोफेरेंक्स एंड ओरोफेरेंक्स। और फेरेंक्स जो है उसमें क्या होता है, उसके बाद एसोफेगस एंड लेरेंक्स होता है। तो एसोफेगस जो है उसमें फूड पाइप है, उसमें जो है जो फूड हम टेकिंग इन करते हैं वो जाता है। और लेरेंक्स में जो है हमारी एयर, जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो होती है। ट्रेकिया कनेक्ट करता है थ्रोट एंड लंग्स को। ब्रोंकिया, और वो किस तरीके से, फिर ब्रोंक्योल को अटैच, ब्रोंकाई को अटैच देगा। देन ब्रोंक्योल्स जो है डिफरेंट ट्यूब्यूल्स में हो जाएगा
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ब्रोंकियल ट्यूब्स जो है लंग्स अल्वुलाई तक, फिर अल्वुलर सेक बनेंगे और जहाँ पे रेस्पिरेशन। लंग्स हम देख के आए, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं जिसमें लेफ्ट और राइट पे क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट जो है वो क्यों स्लाइटली शार्टर होता है और उसके लोब कम क्यों होते हैं, तो वो हार्ट की वजह से होते हैं, क्योंकि हार्ट जो है स्लाइटली लेफ्ट साइड होती है। और दोनों लंग्स के बीच में आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये लंग्स हैं और इन दोनों लंग्स के बीच में जो एरो का निशान है, यहाँ पे इस स्पेस को कहते हैं मीडिया स्टर्नम। मीडिया स्टर्नम ऐसा स्पेस है जहाँ पे हार्ट जो है लोकेट करती है। द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ हार्ट इज मीडिया स्टर्नम। देन हम डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम मेम्ब्रेन है जो सेपरेशन करवाती है, मगर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में इसका रोल हमारी बॉडी में। रिब केज है, रिब केज एक तो प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि एक्सटर्नल कोई भी प्रेशर, एक्सटर्नल इंजरी, एक्सटर्नल एक्सीडेंट की वजह से इंटरनल विजरा पे कोई इफेक्ट ना पड़े। और इंटरनल विजरा रिब केज के अंदर कौन से होते हैं, वो हमने डिस्कस किया कि वो लंग्स और हार्ट होते हैं। तो वो रिब केज जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है और रेस्पिरेशन में हेल्प भी करता है। जो इम्पोर्टेंट इसकी पावरफुल मसल होती हैं, इंटरकोस्टल मसल, हर दो रिब के बीच में आप देखेंगे स्पेस होता है, इंटरकोस्टल स्पेस उसे कहते हैं। तो उस स्पेस के अंदर जो है जो मसल होती हैं उनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल, और वो स्ट्रांगेस्ट मसल होती हैं, रेस्पिरेटरी एफर्ट में हमारी हेल्प करती हैं। अल्वुलाई छोटे छोटे सेक होते हैं, उनको एयर सेक भी कहते हैं। अच्छा, जब हमारी बॉडी में रिटर्न होता है ब्लड का, जब लंग्स में हार्ट में ब्लड आया, हार्ट की राइट साइड से, फिर राइट वेंट्रिकुलर से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जब हार्ट तक पहुंचता है, तो कैपिलरी का नेटवर्क होता है। वो उसमें फिर जो कार्बन जो होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि हम जो एयर ले रहे हैं उसमें कार्बन जो है, हमारी बॉडी में कार्बन ज्यादा है जो सेलुलर से रिटर्न हुआ है, तो कार्बन जो है वो वापस आएगा और उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी इसमें, उसमें नेटवर्क में। देन वो ऑक्सीजन हमारी चार पल्मोनरी जो वीन है, चार पल्मोनरी जो वीन है वो लेकर जाएंगी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के एट्रियम में, और वहां से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाकर एरोटा, और एरोटा से जनरल सर्कुलेशन में बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो। लंग के लोब्स हमने डिस्कस किए हैं, और नमूनिया में जैसे हमने कहा था कि लोब जो है वो एक सेपरेट पार्ट हो जाता है, तो उसमें जो सेपरेशन होती है, सेप्टम जो है उसको डिवाइड जो कर रहे हैं हम लंग्स को, तो उस लोब के अंदर भी, एक लोब के अंदर भी नमूनिया हो सकती है जैसे हमने कल डिस्कस किया, और मल्टी लोब्स सब में भी हो सकती है, एक लंग्स में भी हो सकती है, दोनों लंग्स में भी हो सकती है। तो इसलिए कहते हैं लोब्यूलर नमूनिया और कंप्लीट नमूनिया, लेफ्ट साइड नमूनिया, राइट साइड नमूनिया, जिस साइड से होगी उसको उस तरीके से। पिल्यूरा क्या है, पिल्यूरा एक मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर लंग्स होते हैं, दोनों दोनों लंग्स के बाहर से एक मेम्ब्रेन है जिसके जो टू जो है लेयर की बनी हुई होती है, विजरल पिलूरा एंड पेराइट्रल पिलूरा। तो पिलूरल मेम्ब्रेन के जो दोनों दो मेम्ब्रेन है, जो विजरल मेम्ब्रेन है, इंटरनल मेम्ब्रेन है, वो फ्लूइड सीक्रेट करती रहती है, उस फ्लूइड का नाम है विजरल फ्लूइड। ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, प्रिवेंट कराती है, जब भी बाहर से प्रेशर आएगा तो वो फ्रिक्शन से बचाएगी लंग्स को। कभी कभी इसके अंदर जो है वो फ्लूइड बढ़ जाता है, तो उसके अंदर फिर उसकी ट्रीटमेंट चेस्ट ट्यूब, और हम उसके डिजीज के ऊपर उसको डिस्कस करेंगे और हम करके भी आए। देन हमारे पास है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या क्या होता है, एक कंप्लीट प्रोसेस है, आप उसे थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे तो एक इंस्पायरेशन में कौन कौन सी तब्दीलियां आती हैं और एक्सपायरेशन में कौन सी तब्दीलियां आती हैं।
इंस्पायरेशन जब करते हैं तो हम एयर इन करते हैं, लंग्स के अंदर हम सांस लेते हैं तो। और एक्सपायरेशन में हम क्या करते हैं, एयर जो है आउट करते हैं, लंग से बाहर निकालते हैं, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में एक्टिव प्रोसेस है इसमें, और एक्सपायरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है। देखिए, हम सांस निकालें ना निकालें, हमारी बॉडी उसको निकालेगी, एफर्ट अंदर से खुद ही आएंगे, हम एफर्ट नहीं लगाते। मगर इंस्पायरेशन में हम एफर्ट लगाते हैं सांस अंदर लेने के लिए। तो ये है एक्टिव प्रोसेस और वो है पैसिव प्रोसेस। मसल चेंजेस कौन सी आती हैं इंस्पायरेशन में? जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है कंट्रैक्ट होती हैं, एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स होती हैं। इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो कंट्रैक्ट होंगी, और इंटरनल जो है वो रिलैक्स होंगी। इसी तरीके से एक्सपायरेशन में फिर क्या होगा, एक्सटर्नल जो मसल है टोटली अपोजिट उसके रिलैक्स होंगी, क्योंकि वहां पे जो है वो कंट्रैक्ट हो रही थी इंस्पायरेशन में, और फिर इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल है वो कंट्रैक्ट होंगी, टोटली अपोजिट प्रोसेस। रिब केज की मूवमेंट इंस्पायरेशन में, जो रिब केज है वो फॉरवर्ड होगा, आउटवर्ड बाहर से लगेगा, और एक्सपायरेशन में जो है रिब केज अंदर जाएगा, इनवर्ट जाएगा। इसीलिए अगर कोई फिजिकल फिटनेस वगैरह के लिए जाता है, तो फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ आर्मी पुलिस और उसमें, तो उसे कहते हैं बड़ा सांस ले, इंस्पायरेशन करें। इंस्पायरेशन से क्या होगा, उसकी बॉडी खुलेगी, जो चेस्ट है वो भी खुलेगी, हाइट इसे लगेगा बढ़ रही है, उसमें कुछ सेंटीमीटर की चेंजेस आती हैं। इसी तरीके से जो एक्सपायरेशन है उस पर रिब केज जो है वो डाउनवर्ड होता है, इनवर्ड होता है। डायफ्राम डायफ्राम इंस्पायरेशन पे कंट्रैक्ट होता है और एक्सपायरेशन पे रिलैक्स होता है। एक्सपायरेशन पे रिलैक्स एंड इंस्पायरेशन पे कंट्रैक्ट आर फ्लैटेंड। साइज ऑफ थोरेक्स, जाहिर बात है इंस्पायरेशन पे थोरेक्स की भी साइज जो है वो बढ़ेगी, और एक्सपायरेशन पे थोरेक्स साइज जो है वो कम होगी। इंटरनल प्रोसेस में इंस्पायरेशन जो है एयर प्रेशर इन लंग्स लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और एक्सपायरेशन पे जो इंटरनल प्रेशर है वो हायर होता है। इंटरनल प्रेशर जब बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक जो अंदर का प्रेशर है बॉडी का वो इंक्रीज होगा, तो एक्सपायरेशन होगी, और वो डिक्रीज होगा तो इंस्पायरेशन होगी। ये जो है चेंजेस हैं, स्टेट ऑफ प्रोसेस, मसल चेंज, रिब केज मूवमेंट, डायफ्राम कंट्रैक्शन, साइज ऑफ थोरेक्स, इंटरनल प्रेशर। अब थोड़ा सिंपली इनको याद कर लें, अगर कोई भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकेंगे। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इनहेलेशन मींस इंस्पायरेशन पे चेस्ट एक्सपांड हो रही है, स्टर्नम बाहर फील हो रहा है, रिब केज फूल रहे हैं, और लंग्स जो अंदर है वो भी खुल रहा है। डायफ्राम जो है वो रिलैक्स है और सॉरी कंट्रैक्ट है, और उसके अपोजिट आप देखेंगे तो चेस्ट जो है वो कंट्रैक्ट हो रही है, स्टर्नम और रिब केज जो है वो सुकड़ रहे हैं, वापस इंटरकोस्टल मसल जा रही हैं, और डायफ्राम जो है वो रिलैक्स है, और उनकी जो इंटरकोस्टल मसल है वो भी रिलैक्स है। तो ये था इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अगर इंस्पायर एयर का जो हम वॉल्यूम देखें, आप एक बात तो तय है कि नाइट्रोजन में कोई चेंज नहीं आता। नाइट्रोजन हम जितनी एयर से लेते हैं उतनी ही वापस लेते हैं, मगर हमने पढ़ा है कि प्रोटीन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, और जो है प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजिनस जो है मॉलिक्यूल है, उनके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पे जब नाइट्रोजन हम इंस्पायरेशन में ले रहे हैं तो वो क्यों यूज नहीं हो रही? एक्चुअली जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है वो यूज करते हैं प्लांट मुख्तलिफ तरीके से, उसमें हम नहीं जा रहे। एक्चुअली ह्यूमन जो है, एनिमल जो है, वो नाइट्रोजन जो इंस्पायर नाइट्रोजन है वो एज इट इज एक्सपायर करते हैं, उसको बॉडी यूज नहीं करती। बॉडी सिर्फ डिजोल्व्ड नाइट्रोजन है जो फूड में है उसको ही डिजोल्व करती है, उसको ही डाइजेस्ट करती है, उसको ही यूटिलाइज करती है। उसके अलावा ऑक्सीजन 21 और 16, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 और 4 जो है हम वापस, और बाकी वाटर वेपर्स और ये होते हैं।
मेन जो कंपोनेंट है ऑक्सीजन और कार्बन नाइट्रोजन, तीन जो कंपोनेंट हैं इन पे थोड़ा फोकस कर ले, इन पे सवाल में कहीं से भी आ जाते हैं। उसके बाद हम अगर कुछ टर्मिनोलॉजीज देखें, जैसे अल्व्यूलर मीन्स रिलेटेड टू अल्व्यूला। अल्व्यूलाए जो है वो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, वहां पे जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है, और उससे रिलेटेड बात करें तो अल्व्यूलर, अल्व्यूलर से, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकस, ब्रोंकाई प्लूरल है, ब्रोंकस जो है वो सिंगुलर है। डायफ्राम, फिर ब्रोंक्योल, इनकी और भी छोटी सी ब्रांचेस हो जाए तो उन्हें ब्रोंक्योल कहते हैं। डायफ्राम डोम शेप मसल का बना हुआ होता है, जो डायफ्राम का आपने तस्वीर में देखी थी, अगर आप एक बार दोबारा देखेंगे तो ये देखें आप, एक स्ट्रक्चर है, डोम शेप स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को मसल के जो सेपरेट कर रहा है चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटी को, इसे कहते हैं डायफ्राम। और डायफ्राम की जो मसल है वो डोम शेप मसल है, जो सेपरेट करती हैं थोरेक्स कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरीके से, लीफ लाइक, पत्तों की तरह, और वो कवर करते हैं लेरिंक्स को। फेरिंक्स के बाद फूड विंड पाइप में जाए मीन्स एसो, फूड पाइप में जाए मीन्स एसोफेगस में जाए, तो उसे प्रिवेंट करना है कि वो लेरिंक्स में ना जाए। तो लेरिंक्स के ऊपर जो है एपिग्लोटिस पत्ते की तरह जो होते हैं वो ढक्कन बन के आ जाते हैं, लिड बन के आ जाते हैं, तो फूड उस तरफ नहीं जाता। और लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो हमारा वॉइस है वो वहां से प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा लोब, लोब किसे कहते हैं, लोब क्या चीज होती है, एक स्ट्रक्चर है जो दो से ज्यादा हिस्सों में तकसीम करता है। नेजल मीन्स पर्टेनिंग टू नेजल कैविटी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक गैस है, और वो कौन सा गैस है, कलरलेस, टेस्टलेस, और ह्यूमन रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइफ, लाइफ गैस भी आप इसे कह सकते हैं। पिलूरा, पिलूरल मेम्ब्रेन जो कवर करती है, इनकम्पास करती है लंग्स को। और पिलूरेसी या पिलूराइटिस भी हो जाता है अगर इसके अंदर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाए तो। पल्मोनरी मीन्स पर्टेनिंग टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड अगर होता है न्यू नमूनिया, जैसे न्यूमा मीन्स एयर। फेरेंजल, फेरेंक्स से रिलेटेड है, फेरेंजल गिल्स, फेरेंक्स उससे रिलेटेड टर्म है। फेरेंक्स जो है हमें वे प्रोवाइड करता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। देन आगे जाकर एपिग्लोटिस आ जाती है लेरेंक्स के ऊपर, और वहां से फिर एसोफेगस से स्टार्ट होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। थोरेक्स चेस्ट के आर्गन है, चेस्ट हमारी बॉडी का सेंट्रल आर्गन है, उसे थोरेक्स कहते हैं। ट्रेकिया हम डिस्कस करके आए हैं। ये थोड़े से टर्म्स हैं उसमें। देन हमारे पास सेकंड जो हमारा पार्ट है उसमें एबीजी, एबीजी पे एसपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, और हम उसे डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तभी हम इसको यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं कर रहे। उसके पैरामीटर भी हम डिस्कस करके आए थे पिछली क्लासेस में। एट्रियल ब्लड गैसेस, एट्रियल ब्लड गैसेस, इसका स्टैंड फॉर एबीजी, इसका फुल फॉर्म है, हम आर्टरी से ब्लड लेते हैं। और इसके अंदर एक और जो है चीज होती है, क्या हम एस्पायरेट करते हैं मीन्स सिरिंज लगा के आर्टरी में और उसे खींचते हैं वापस प्लंजर को, नहीं, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर इतना होता है कि खुद ब खुद जो है ब्लड उसके अंदर चला जाता है, और हाइपरनाइज्ड करनी होती है सिरिंज। ये क्वेश्चन आई थिंक मैं दे चुका हूं आप लोगों को। तो उसको हाइपरनाइज करते हैं हेपरिन से, देन हम उससे ब्लड निकालते हैं एबीजी से, और उसके बाद अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो खराब होने की वजह से हम उसे बर्फ में या फिर आइस पैक के साथ रखेंगे उस ब्लड को। एबीजी मशीन में का बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, अगर किसी ने कभी यूज किए तो हम ना सिर्फ एबीजी एट्रियल ब्लड गैस उसमें देख सकते हैं, मगर सेम ही सैंपल से हम सीबीसी कर सकते हैं, यूरिया क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे से जो हैं हम बायोकेमिस्ट्री की रिपोर्ट्स जो है वो कर सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी, स्कोपी हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, किसी भी एरिया को विजुलाइज करना, एग्जामिन करने को स्कोपी कहते हैं। द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ
tracheobronchial tree using a instrument known as bronchoscope. ब्रोंकोस्कोप इंस्ट्रूमेंट जैसे लेरेंजो सेट होता है, तो वो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किस पे, लेरेंक्स को देखने के लिए। सिटी स्कैन भी हम डिस्कस करके आए थे। लेरेंजोस्कोपी, लेरेंक्स को एग्जामिन करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं लेरेंजोस्कोप से। ईटीटी पास करने के लिए, वेंटिलेटर में पेशेंट को डालने से पहले ईटीटी पास करने के लिए भी ये लेरेंजोस्कोप यूज होता है। वीडियो लेरेंजोस्कोप आजकल आ गया है, वो तो बहुत स्टैंडर्ड है। आप उसकी बिल्कुल वीडियो भी बना सकते हैं, और वीडियो से हम आप देख के भी कोई भी प्रोसीजर लेरेंक्स के अंदर जो है वो कर सकते हैं। लंग बायोप्सी, बायोप्सी और ऑटोप्सी दोनों हम डिस्कस करके आए थे। ऑटोप्सी डेड बॉडीज की होती है, और बायोप्सी जो होती है वो लिविंग बॉडी की होती है। तो लंग बायोप्सी, जब कभी एब्सिस हो जाता है लंग्स के अंदर, लंग फेल्योर हो जाता है, लंग स्केयर हो जाता है, तो उस कंडीशन में लंग्स की बायोप्सी की जाती है, जिससे हम फर्दर स्टडी कर सकेंगे कि आइदर ट्यूमरस जो है वो कैंसरस तो नहीं है, या फिर अंदर क्या है लंग्स के अंदर। तो उससे हम सैंपल लेके, टिश्यू लेकर एस्पिरेटिक नीडल से, और उसको लेबोरेटरी में डायग्नोज करते हैं। उसके अलावा लंग स्कैन, लंग स्कैन भी रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है, जिससे लंग्स को स्कैन किया जाता है, समझो कि एक्सरे किया जाता है, और उसके फंक्शंस को मेजर किया जाता है। पल्मोनरी एंजियोग्राफी भी हम डिस्कस करके आए थे, कि जो ब्लड वेसल्स लंग्स के अंदर जा रही हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी एक्चुअली वेसल की स्टडी को जो है एंजियोग्राफी। ऑक्सीमेट्री, एक होता है जो मॉनिटर होता है जिसपे हम यूज करते हैं, पेशेंट मॉनिटर, उस पे। एक होती है ऑक्सीमेट्री, अलग से जो है पल्स ऑक्सीमीटर। तो उससे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन, एट्रियल ऑक्सीजन सेचुरेशन। इसको हम कहते हैं हीम जो है उसके अंदर जो ऑक्सीजन की सेचुरेशन है आयरन के अंदर, उसको देखने के लिए। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी, ये एक टेस्ट है जिसमें देखा जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि कार्बन और डाइऑक्साइड की एक्सचेंज हो रही है या नहीं हो रही, पीएफटी। स्पायरोमेट्री, स्पायरोमीटर हमने डिस्कस किया था कि सीओपीडी के पेशेंट में ज्यादा यूज होता है। उसमें देखते हैं एफर्ट्स, देखते हैं पेशेंट के अंदर रेस्पिरेशन के एफर्ट्स कितने हैं, और उनका प्रेशर जो है वो कितना है, वो प्रेशर कम तो नहीं हो गया, पेशेंट को ज्यादा खराब तो नहीं होगा। तो ऐसे अमल को कहते हैं स्पायरोमीटर। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो, उसके अलावा इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को हम जो है ट्रेकिया में ट्यूब डाल के, इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। थोरासेंटेसिस, थोरासेंटेसिस पे भी एसपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। थोरासेंटेसिस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम चेस्ट वाल। चेस्ट वाल किसे हम कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर प्लूरसी हो जाए, प्लूराइटिस हो जाए, तो ऐसे में थोरासेंटेसिस किया जाता है, जिससे फ्लूइड वॉल्यूम को डिक्रीज किया जाता है, या फिर ड्रग्स दी जा सकती हैं वहां से। और उसके अलावा एग्जामिनेशन के लिए सैंपल भी ले सकते हैं हम। तो दोनों पर्पस के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पस भी और ट्रीटमेंट पर्पस के लिए भी थोड़ा सेंटेसिस किया जाता है। सेंटेसिस का मतलब होता है टू विदड्रॉ, टू एस्पायर, कोई चीज निकालें, तो ऐसे अमल को क्या कहेंगे, सेंटेसिस। थोड़ा मीन्स चेस्ट वाल से निकाल रहे हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं थोड़ा सेंटेसिस। थोरेक्टोमी, अब दो लफ्ज होते हैं, एक होता है एक्टोमी, दूसरा होता है ऊटोमी। एक्टोमी, ECTOMY का मतलब होता है कोई भी चीज रिमूव कर दें, कोई भी बॉडी आर्गन निकाल के फेंक दें, रिमूव कर दें, तो ऐसे को कहते हैं थोरा थोरेक्टोमी, इक्टोमी। और थोराक्टोमी का मतलब होता है ओपनिंग बनाए, फिर वो चेस्ट वाल के अंदर ट्रेन ट्यूब वगैरह लगा के फिर उसको बंद कर दें। ट्रेकेस्टॉमी, ट्रेकिया के अंदर ओपनिंग बना दें ब्लॉकेज वगैरह की वजह से, और वो ट्रेकिया को मगर निकाल लेना।
ट्रेक्योइक्टोमी होता है यहाँ पे, तो उसका मतलब होता है कि ट्रेकिया को निकाल दे, मगर वो हमारे एयर इंस्पायरेशन का पार्ट है और एक्सपायरेशन का, तो उसे हम नहीं निकाल सकते। कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिनको आप रिमूवल जिनका नहीं हो सकता। और देखें यहाँ पे पेरानेजल साइनसिस, जैसे मैंने बताया कि हमने दो सिर्फ साइनसिस का यहाँ पे किया है क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। देन हम अगर देखें और भी साइनसिस की टाइप, तो फरंटल साइनसिस है, मैक्सिलरी साइनसिस है, स्फेनाइड साइनसिस है और इथमॉइड साइनसिस है। ये फर्दर जो है साइनसिस के टाइप्स हैं। सीओपीडी, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होती है। ये ग्रुप ऑफ डिजीजेस होती है जिसमें एम्फेसिमा, एयर जो सेक है उनको डैमेज, लंग्स का, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन ऑफ एयर वे, ये सब मिलके कंडीशन बनती है क्या, सीओपीडी। और सीओपीडी 80% जो स्मोकर होते हैं, चेन स्मोकर होते हैं, उनको हो जाती है। 80% जो पॉपुलेशन है सीओपीडी की, जो पेशेंट होते हैं वो स्मोकर्स होते हैं। सिम्टम्स इसमें कौन से होते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होता है, कफ होती है, स्पुटम प्रोडक्शन होती है, एक्सपायटरी वीज होता है, वेट लॉस होता है। तो डिफरेंट इसके जो हैं होते हैं। अस्थमा, अस्थमा जो है वो रिवर्सल डिजीज है, और जो है इसके सिम्टम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस, पेन पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टर्नम के ऊपर जो है इसके, जो जिनको अस्थमा का अटैक होता है वो उसके ऊपर जो है खुद को मारते हैं, दबाते हैं स्टर्नम को, क्योंकि उनको सांस जो है वो शार्टनेस होती है, ब्रीथ शार्टनेस, एसओबी होती है, चेस्ट टाइटनेस होती है, वीज होता है, एक्सपायटरी वीज होता है। तो इसके जो है डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, काजेटिव एजेंट भी डिफरेंट हो सकता है। वो स्मोक की वजह से हो, स्मोक की वजह से हो, डस्ट की वजह से हो, खुशबू की वजह से हो, या फिर एनवायरनमेंट की वजह से हो, पोलन ग्रेन की वजह से हो, सम वायरल इन्फेक्शन उनकी वजह से हो, तो इसके अटैक्स होते हैं। फिर रिपीटेशन अस्थमा हुई, फिर मेडिसिन ली, स्टेरॉइड ली, वो खत्म हो गई। एक्चुअली अस्थमा में होता क्या है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, एयर वे जो है वो सुकड़ जाते हैं, और स्वेलिंग की वजह से वो नैरो हो जाता है। एयर जो वे है, जो हमारे ह्यूमन है, लेरिंक्स के, फेरेंक्स के, ट्रेकिया के, ब्रोंकाई के, सबके उसमें चेंजेस आ जाती हैं। दो इसके टाइप होते हैं, एक्सट्रेंसिक एंड इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक जो है वो अबाउट 35 एज के जो होते हैं लोग कॉमनली आकर उसमें, और चाइल्डहुड में जो होता है एक्सट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक की एलर्जिक हिस्ट्री होती है, भाई खुशबू से एलर्जी हो रही है, पोलन ग्रेन से जो है वो हो रही है, एलर्जी हो रही है, खाने से हो रही है, मुख्तलिफ उसके, मगर नॉन एलर्जिक का कोई भी स्पेसिफिक काज जो है वो नहीं होता। आप देख सकते हैं इसमें जो लंग अल्वुलाई हैं वो किस तरीके से डैमेज हैं, इन्फ्लामेशन है, और नॉर्मल कैसे हैं। नमूनिया, नमूनिया को हमने डिटेल में डिस्कस किया था कल, सेम ही होता है बड़ों में और बच्चों में। ब्रोंकोइक्टासिस, ब्रोंकोइक्टासिस में क्या होता है, वाइडनेस हो जाती है, जो वॉल है वो थिक हो जाते हैं, और जो ल्यूमन है वो वाइड हो जाता है। तो इसकी जो मेनली जो ट्रीटमेंट होती है वो स्टीम थेरापी होती है, कि उसके जो मसल के अंदर है वो एक्टिविटी प्रोड्यूस हो जाएगी, मगर अब जो सिक्रेशंस बाहर नहीं निकल रही, वो जम रही हैं। ऑलमोस्ट ये जो सीजन है, तो उसकी सीजनल भी होता है ब्रोंकोइक्टासिस। और जो वहां पे कोई लोग ट्रेवल करते हैं, और वो ट्रेवल के दौरान ज्यादा ठंड में, हवा में और इनमें, तो उनमें भी ज्यादा होता है। स्टीम इनहेलेशन इसके लिए जो है बेस्ट ट्रीटमेंट है। लंग एब्सिस, लंग्स के अंदर जो है वो नेक्रोसिस हो जाए,
कोई डिब्रेस बन जाए, टिश्यू जो है वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से वहां पे चेंज होना शुरू हो जाए, डेथ होना शुरू हो जाए, तो ऐसी किस्म से पस्ट्यूल बन जाए, पस बन जाए, पस फॉर्मेशन हो जाए, तो उसे कहेंगे लंग एब्सिस। ऐसे लिवर एब्सिस भी होता है, उसका डिफरेंट काजेज होते हैं। प्लूरसी प्लूराइटिस हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन के अंदर फ्लूइड ज्यादा बढ़ जाता है लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से चेस्ट वाल से चेस्ट ट्यूब लगा के और उसको जो फ्लूइड होता है उसको निकाला जाता है। अदरवाइज लंग्स कोलैप्स कर सकते हैं, लंग्स में प्रेशर पड़ सकता है, लंग्स जो है वो आपने एफर्ट नहीं लगा पाएगा। एम्पाइमा, इसको पायोथोरेक्स भी कहते हैं। पस जो है वो भर जाए इंटरनल लंग्स के अंदर, लंग्स पेरन के माँ के अंदर। एम्फीसीमा, एम्फीसीमा में क्या होता है, जो टिनी एयर सेक्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। उनमें एयर जो है कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो फिल रहती है, इतने उनके अंदर एफर्ट नहीं होते कि उनको निकाल सकें या एब्जॉर्ब कर सकें। ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकस। एटीलेक्टासिस, एटीलेक्टासिस जो है इसमें क्या होता है, कंप्लीट या पार्शियल लंग्स का कोलेप्स होता है। वो कोलेप्स क्यों होता है कि इलास्टिसिटी जो है, अल्वुलाई जो है, अल्वुलर सेक जो है, उनकी इलास्टिसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, और फिर उनके अंदर गैसेज एक्सचेंज का अमल जो है वो